मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज बेसिकली हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इकोलॉजी। तो किसी टॉपिक की ब्रांच को समझने के लिए सबसे पावर चीज होती है उसकी टर्मिनोलॉजी। जब तक किसी ब्रांच की या जो हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर स्टडी करते हैं उसमें होने वाली टर्मिनोलॉजी अगर हमें नहीं आती, उसके बारे में हमें नहीं पता है, तो सबसे वीक पॉइंट हमारा होता है। तो किसी की हम स्टडी करते हैं, चाहे टैक्सोनॉमी हो, चाहे इकोलॉजी हो, चाहे मॉलिक्यूलर हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे साइटोलॉजी हो, किसी की भी अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता है तो आप मान लीजिए कि आपकी आधी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाती है स्टडी करने की। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन जो आते हैं वो टर्मिनोलॉजी से आते हैं। अब टर्म के बारे में पता ही नहीं होता है टर्म का मीन्स क्या है, और टर्म यूज हो जाता है तो हम पता नहीं लगाता क्या अंदाजा लगाने का। ये समस्या उन बच्चों से ज्यादा आती है जो हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश भाषी में कन्वर्ट होते हैं, तो ना वो इंग्लिश भाषी रह जाते हैं ना हिंदी भाषी रह जाते हैं। तो सबसे जबरदस्त काम उस समय क्या होता है कि अगर हमें टर्मिनोलॉजी आती है तो हम किसी भाषा में स्टडी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी स्टडी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। और उसकी ब्रांच की हमें टर्मिनोलॉजी नहीं आती है तो ना हिंदी में स्टडी कर सकते हैं ना इंग्लिश में कर सकते हैं। तो पहली बात तो कोई चीज है उसको व्यवहारिक रूप में लीजिए, आप व्यवहारिक पढ़िए। व्यवहारिकता में क्या है कि वो चीजें हम पे कहाँ इंप्लीमेंट हो रही हैं। तो आज जो इकोलॉजी जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बेसिकली यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी मैट्रिक, एसएससी ग्रेजुएट लेवल, मल्टीटास्किंग, बीएलएडी, बीएड, एमएससी एंट्रेंस, पीएचडी एंट्रेंस, जितने भी ब्रांचेज है, वो चाहे आर्ट साइड का बच्चा हो, चाहे साइंस साइड का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, सभी में कॉमन टॉपिक है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी बेसिक चीज है, वो सीधे ह्यूमन लाइफ से बिलोंग करता है, तो इसमें से क्वेश्चन आना ही आना पक्का होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बेसिकली शुरू कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी से बात करेंगे। इकोलॉजी में छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी से बड़ी बातें कैसे बनती हैं। तो आज हम छोटी छोटी बातें करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी दो चीजों से मिलकर बना है, एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म। तो एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच जो इंटर रिलेशनशिप होता है उस इंटर रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी दो शब्दों से बनकर बना है। इकोस मीन्स होता है हाउस, हैबिटाट्स, लॉजी माने स्टडी, डिस्करेज, यानी कि जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है इस कार्ड इकोलॉजी, उसके जो एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप है उसे इकोलॉजी कह सकते हैं। या सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हैबिटाट के बीच या ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को हम इकोलॉजी या उसकी स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी शब्द जो सबसे पहले प्रयोग किया था, टर्म इकोलॉजी 1868 में ई हैकल ने प्रयोग करा था और इसका जो लिटरेचर में रिटन में जो यूज किया गया था वो एच रिटर ने किया था। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले इकोलॉजी जो शुरू हुई थी, लोगों ने शुरू की थी, रसिया है, अमेरिका है, यहां पर शुरू हुई थी। इस समय तक हमारे इंडिया में स्टार्ट नहीं हुई थी। तो हम बात करें इंडिया में, तो इकोलॉजी की स्टार्टिंग इंडिया में डिगॉन ने इलाहाबाद में, जो आजकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया इंस्टीट्यूट, तो इलाहाबाद में अपर गैंगेटिक प्लेन्स की स्टडी को स्टार्ट किया था 1921 में। इलाहाबाद में स्टार्ट हुआ था, जो अब नया नाम हो गया प्रयागराज। तो आपको पता करना है कि इंडिया में सबसे पहले जो इकोलॉजी की स्टार्टिंग हुई थी वो डिगॉन ने की थी, 1921 में की थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में इकोलॉजी की स्टार्टिंग किसने की थी। फिर जो किया इनके बाद जो उस इकोलॉजी सिस्टम को, उस इकोलॉजी की स्टडी को आगे किसने बढ़ाया, तो वो थे आर मिश्रा, केसी मिश्रा, आरसी अम्बस, एलपी मॉल, एससी पांड्या, बालकृष्णन, ब्रजगोपाल। तो बेसिकली उस समय क्या हुआ था कि जब इकोलॉजी की स्टार्टिंग हुई थी तो इलाहाबाद के बाद, तो इकोलॉजी की स्टार्टिंग के लिए अगर उस समय देखा जाए, जिस समय स्टार्टिंग हुई थी, तो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो था इकोलॉजी का सबसे बड़ा सेंटर था और वहां पर स्कूल ऑफ इकोलॉजी की स्थापना की गई और वहां डिफरेंट सेक्टर में इकोलॉजी की ब्रांच को डिटेल में स्टडी किया गया, अलग अलग रिसर्च सेंटर पूरी तरीके से डेवलप किया गया, रिसर्च किया गया। तो बेसिकली जो आर मिश्रा जो है वो डिपेंड इस बात पर कि जो बेसिकली उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने जो प्रतापगढ़ रायबरेली का रीजन है इलाहाबाद के आसपास, बहुत सारी बंजर जमीन थी और उन्होंने कहा देखा कि जो हमारा ब्लू ग्रीन होता है नास्टक और एलगी, उसका प्रयोग करके उस पूरी बहुत सारे बड़े एरिया को
फर्टाइल एरिया में कन्वर्ट करने का काम किया, इसलिए आर मिश्रा का नाम इकोलॉजी के साथ साथ दूसरी ब्रांच में भी फेमस है। तो बेसिकली का इकोलॉजी काम ये था। तो ये हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट और फेमस इकोलॉजिस्ट थे। उसके बाद हम बात करते हैं टर्म इकोसिस्टम जो था एडी टेंसले ने 1935 में दिया था। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी, हिस्टोरिकल जो थे, जो ब्रांच से रिलेटेड लोग थे, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया में, इंडिया से बाहर भी इकोलॉजी को स्थापित करने में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो अब हम बात करते हैं किसी ब्रांच की, किसी को स्टडी करने के लिए आपको टर्मिनोलॉजी अगर आती है तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। सीधे से देखा जाए इकोलॉजी पढ़ने की है, चाबी है। चाबी आपको मिल जाती तो ताला आसानी से खुल जाएगा, और आपको चाबी अगर नहीं मिलती तो ताला तोड़ना पड़ेगा, आसानी से नहीं खुलेगा, हो सकता ना भी टूटे। तो अगर देखा जाए तो की है, तो चाबी है, वो टर्मिनोलॉजी है इकोलॉजी पढ़ने की। तो बहुत सारे टर्म यूज होते हैं और आप गोल गोल घूम जाते हो उस समय। तो सबसे बड़ा टर्म है फैक्टर। तो फैक्टर मींस होता है कंडीशंस, जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वहां पर कौन कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, उन्हें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कहते हैं। एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो क्या कहलाती है? फैक्टर कहलाती है, फैक्टर कहते हैं। फिर आता है स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज के अंदर होने वाली ब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग, एक जैसे पॉपुलेशन वहां पर होती है, उसे हम स्पीसीज कहते हैं। इसमें एक टर्म आता है की स्टोन स्पीसीज, यानी कि ऐसी स्पीसीज किसी हैबिटाट में, किसी इकोलॉजी सिस्टम में ऐसी स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज जो एनिमल स्पीसीज जो दूसरी स्पीसीज को भी प्रभावित करती है, या उसके ना होने से बहुत बड़ा इंपैक्ट फैक्टर पड़ता है, उन पर प्रभावित होते हैं, उसे कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, मान लो नीम है, बरगद है, पाकड़ है, गूलर है, यानी फिकस, अजेडिका इंडिका दूसरी। इन पर क्या होता है कि एक कहने के लिए एक प्लांट स्पीसीज है, लेकिन इन प्लांट स्पीसीज पर बहुत सारी वर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेप्टाइल्स, नेमेटोड्स, इन पर भोजन के लिए, शेल्टर के लिए या दूसरी चीजों के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर इसमें से एक प्लांट स्पीसीज समाप्त हो रही है तो वो जितने इस पर डिपेंडेंट स्पीसीज है वो सभी प्रभावित होती है। ऐसी स्पीसीज को हम कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं, जिसके अंतर्गत आती है। अगला पॉपुलेशन। तो एक जैसी कम्युनिटी या इंटरब्रीडिंग, तो कम्युनिटी की पॉपुलेशन होती है, उसे कम्युनिटी होती है, ग्रुप होता है। इंटरब्रीडिंग सिमिलर स्पीसीज का उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। फिर आता कम्युनिटी, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि एक पर्टिकुलर स्थान पर कई सारी स्पीसीज पाई जाती हो। वो एनिमल स्पीसीज हो सकती हैं, प्लांट स्पीसीज हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकती है। वो सभी कम्युनिटी को पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? कम्युनिटीज कहलाता है। तो कम्युनिटी को कार्ल मोबिस, CARLMOBIES, कार्ल मोबिस ने 1880 में बायोकॉन्सिस कहा था। बायोकॉन्सिस टर्म प्रयोग किया था कार्ल मोबिस ने। अब बात करते हैं वेजिटेशन। किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले जितनी प्लांट कम्युनिटी है, वो चाहे क्रिप्टोगैम्स हो, फ्लोरोगैम्स हो, टोटल कम्युनिटी इस कार्ड पर्टिकुलर क्या कहलाती है? वेजिटेशन कहलाती है। दूसरा हमारा टर्म आता है फ्लोरा। तो फ्लोरा के नाम से मैं बता दूं कि जो कम्युनिटी ऑफ प्लांट, तो इसमें फ्लोरा की कम्युनिटी में क्या होता है? जो टोटल पर्टिकुलर एरिया में हर्ब, श्रब, ट्रीज पाए जाते हैं, तो स्टडी कहलाती है फ्लोरा। अब उसमें फ्लोरिस्टी प्लांट भी हो सकते हैं और क्रिप्टोगैम्स प्लांट भी हो सकते हैं। बायोमास, बायोम, पूरी अर्थ में देखा जाए ह्यूज ऑफ इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं। वाटर इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम का ग्रुप पाया जाता है पूरी पृथ्वी पर। तो उस पूरे कम्युनिटी को एक कंबाइनली क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। अब अगला टर्म हमारा था इकोटोन। तो इकोटोन देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से स्पेशल करेंगे। इकोटोन मींस होता है, इकोटोन वह जोन होता है जहां पर दो डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन आपस में मिलते हैं। उस स्थान को, उस रीजन को, उस जोन को हम इकोटोनिक जोन कहते हैं, या इकोटोन कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पहाड़ और प्लेन, जहां पर आपस में मिलते हैं, उस स्थान पर हम देखेंगे कि हिल्स की स्पीसीज भी मिलेंगी और प्लेन में पाई जाने वाली स्पीसीज वहां पर ग्रो करेंगी। और हम उसके अलावा अगले स्थान पर नहीं करेंगे, प्लेन स्टार्ट हो जाएगा, उसके ऊपर पहाड़ी स्टार्ट हो जाएंगी। या जैसे हम बात कर सकते हैं मैराइन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जहां पर मिलते हैं, जैसे ऐश्वर्य होता है। तो ऐश्वर्य वो जगह है जहां पर मैराइन
और फ्रेश वाटर दोनों का मिक्सिंग होता है, दोनों स्पीसीज मिल सकती है वहां पर, दोनों का क्लाइमेट मिलता है, इज कॉल्ड इकोटोनिक जोन, इज कॉल्ड इकोटोन। अगला हमारा टर्म आता है हैबिटाट। तो हैबिटाट मींस घर होता है जहां पर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म निवास करता है, रहता है, उस प्लेस को, उस एरिया को हैबिटाट कहते हैं। फिर है इकोलॉजिकल निच, यानी कि जहां पर पर्टिकुलर एरिया में वो रहता है ऑर्गेनिज्म और वो सब चीजें बैलेंस रहती हैं, इसका इकोलॉजिकल निच। अब आता है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, जहां क्या होता है कि सिमिलर इकोलॉजिकल निच दो डिफरेंट इकोसिस्टम में रीजन में पाई जाती है, इसका इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। जैसे इंडिया में काव पाया जाती है और हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो वहां कंगारू पाया जाता है, तो ये जो कहलाती है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। फिर आता है ऑट इकोलॉजी, जब किसी पर्टिकुलर रीजन में हम सिंगल स्पीसीज की, सिंगल कम्युनिटी की, सिंगल होमोजेनस की स्टडी करेंगे, इज कॉल्ड ऑट इकोलॉजी। फिर आता है टर्म सिलिकोलॉजी, जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की या प्लांट के ग्रुप की, एनिमल ग्रुप की स्टडी करते हैं, इज कॉल्ड सिलिकोलॉजी। फिर अगला टर्म हमारा आता है लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी मींस होता है फ्रेश, लॉजी माने स्टडी, यानी कि फ्रेश वाटर स्टडी। तो हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की जो स्टडी करते हैं, इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी। फिर हमारा एक टर्म आता है इकोटाइप। इकोटाइप क्या होता है कि पर्टिकुलर रीजन में एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण इसमें क्या होता है कि प्लांट जो होता है सिमिलर स्पीसीज होती है, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण अलग अलग दिखाई देती है। और जेनेटिकली फिक्स जैसे में हम बात करते हैं, देखा जाए यूफॉर्बिया हेरिटा, तो यूफॉर्बिया अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशन के पगडंडी चलती है, उस पर रास्ता चल रहा होता है, वहां मिलेगी तो यूफॉर्बिया प्रोस्टेटा कहलाएगी, इक्लिप्टा प्रोस्टेटा कहलाएगी। और जहां नॉर्मल कंडीशन होगी वहां इरेक्ट पाइए तो इरेक्ट सिस्टम होता है वहां पर, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इकोटाइप। फिर हमारा इकैट्स कहलाता है। ये क्या होता है कि जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन चीजें डिफरेंट हो जाती है, एक ही में अलग अलग कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन होती है, तो जो प्लांट मिलते हैं वो इकैट्स कहलाते हैं। दोनों कंडीशन क्या होता है कि जेनेटिकल फिक्सेशन नहीं होता, एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है। दूसरा हम बता दें कि जो प्लांट जैसे रेसिनस कम्युनिस है, नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो रेसिनस कम्युनिस होती है, उसका फ्रूट जो होता है ग्रीन होता है। वहीं अगर उसी टाइम में जाके देखेंगे नॉर्थ इंडिया में जो रेसिनस कम्युनिस होती है, उसका फ्रूट रेड होता है। लेकिन अगर स्पीसीज की बात करें, बाकी बात करें तो वो सिमिलर होती है, इसका इकैट्स। फिर हम बात करते हैं इकोसिस्टम। तो अगर हम एनवायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं, इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इकोसिस्टम क्या है बेसिकली, तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के प्रति जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में बहुत सारे सिस्टम आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जो एक सिस्टम डेवलप होता है, इसका इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम कहलाता है। फिर हमारा आता है साइबरनेट्स, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम किसी इकोसिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उसे हम कहते हैं साइबरनेटिक्स। तो बेसिकली गवर्नर थे साइबरनेटिक्स, उन्हीं के नाम पर इस ब्रांच का नाम रखा गया साइबरनेटिक्स, उन्होंने इसकी स्टडी स्टार्ट की थी। होम्योस्टेटस, यानी कि दो डिफरेंट इकोलॉजिकल सिस्टम का जो बायोमास और बाकी चीजें एक सिमिलर होती हैं, इसका होम्योस्टेटस। फिर स्टैंडिंग क्वांटिटी या स्टैंडिंग क्वालिटी। तो ऐसा एक इकोसिस्टम जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्वांटिटी पाई जाती है और इनऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। तो किसी इकोसिस्टम में जो टोटल अगर देखा जाए कि जो इनऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी होती है, उसी को हम स्टैंडिंग क्वालिटी कहते हैं। फिर हमारा टर्म आता है स्टैंडिंग क्रॉप। अब आप भ्रम कर रहे हैं स्टैंडिंग क्रॉप माने खड़ी क्रॉप, तो खड़ी क्रॉप नहीं होता इकोलॉजी मतलब, इसमें स्टैंडिंग क्रॉप से बिलोंग करता है कि किसी इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कितना है, लिविंग मैटर कितना है, तो वही जो लिविंग मैटर होगा, वो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वही मास क्या कहलाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड क्या कहलाएगा, भाई स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगा। जो लिविंग मैटर होगा, लिविंग जो भी होगा इंडिविजुअल्स का जो होगा, और उसका जो वेट होगा, जो मास होगा, वो कहलाएगा हमारा बायोमास। फिर हमारा आता है इकोस्फीयर्स। तो पूरी पृथ्वी जो बेसिकली हमने बताई थी, पूरी पृथ्वी अर्थ पे जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, जो कवरिंग होती है, इसका इकोस्फीयर्स कहलाते हैं। प्रोडक्टिविटी, अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसर से रिलेटेड करते हैं। प्लांट है, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, प्लांट को फोटोसिंथेसिस में भोजन का निर्माण करते हैं। जो हमारे
रेडिएशन एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, तो वो कहलाती है प्रोडक्टिविटी। अब ये दो प्रकार की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी कि जो फूड मटेरियल प्लांट ने बनाया है वो हो गई भाई प्रोडक्टिविटी। अब वो प्लांट रिस्पायरेशन करेगा, दूसरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करेगा, उसमें जो एनर्जी खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो एनर्जी शेष बचेगी इस कारण प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी क्या होगा कि अगर अब जो प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो शेष रिमेनिंग बच रही है वो कहलाती है नेट प्रोडक्टिविटी। अब आती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्या होती है, अब किसी कंज्यूमर ने प्लांट को खाया तो प्लांट को जो एनर्जी मिली वो कहलाई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगला हमारा टर्म है बायोकेमिकल साइकिल्स। किसी इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारी केमिकल साइकिल चलती हैं जो रिन्यूएबल साइकिल, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर, वैसे साइकिल चलती है कि अलग, जैसे वाटर क्या है कि तालाब भरा हुआ तो इवोपरेट हो गया, बादल बन गया, बरसा, प्लांट ने ले लिया, नीचे चला गया, अवशोषित हुआ, फिर ट्रांसपायरेशन हुआ। कार्बन है, कार्बन रिस्पायरेशन में बाहर निकला, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, फूड मटेरियल में ऑब्जॉर्ब हो गया। तो इस तरह की कई सारी साइकिल चलती रहती है नेचर में, उन्हें कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। अगला टर्म हमारा था रिमोट। रिमोट माने होता है सुदूर। अब मान लो हम दिल्ली में बैठे हैं, किसी स्थान में बैठे हुए हैं और हमें यहां से लाखों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर या ऐसे स्थान जहां जाना संभव नहीं है, वहां हम सैटेलाइट के माध्यम से दूर संचार या अंतरिक्ष के दूसरे उपकरणों के द्वारा जो हम वहां स्टडी करते हैं, वहां फोटोग्राफी करते हैं, उस स्टडी को क्या कहते हैं, रिमोट कहते हैं, रिमोट सेंसिंग कहते हैं। यानी कि जो स्थान सुदूर होते हैं, जहां पहुंचना संभव नहीं होता, वो कहलाते हैं रिमोट एरिया कहलाते हैं। और स्टडी क्या कहलाती है, रिमोट सेंसिंग, क्योंकि सेंसिंग किससे करते हैं, सैटेलाइट स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर स्पीसीज वहां पाई जाती है तो हम रेड इंफ्रारेड डालेंगे, उससे पता चल जाएगा मिल रहा है, या पहाड़ के बीच में क्या हो रहा है, जंगल में कोई कौन काट रहा है, क्या कर रहा है। तो बहुत सारी स्टडी जो होती है कि हमें फिजिकली जाना संभव नहीं है, वहां अंतरिक्ष के सैटेलाइट के द्वारा जो हम स्टडी करते हैं, इसका रिमोट सेंसिंग कहलाता है। फिर बायोलॉजिकल क्लॉक। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण प्लांट की फिजियोलॉजी जो होती है पर्टिकुलर काम करती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इतनी होगी तो प्लांट में होगा, और पर्टिकुलर सीजन में ही प्लांट में फ्लावरिंग होगी। अगर मान लो गेहूं की क्रॉप है, अगर जुलाई बोल दे तो उसमें क्या होगा, उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी, वो अपने पर्टिकुलर सीजन में ही उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक निश्चित सीजन में होने वाली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि जब ठंड पड़ती है तो कौन से फ्लावर आएंगे, गर्मी पड़ेगी तो कौन से फ्रूट्स आते हैं, आप देखते हो। तो जो फ्रूट्स गर्मियों में आ रहा है वो ठंड में मिलना संभव नहीं है, उस समय नेचर ग्रो नहीं कर सकते, देखिए कहलाता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। दूसरा आपने देखा होगा, अगर एनिमल्स में देखें कि जब बरसात आने वाली होती है गर्मियों के दिनों में, जून के महीने में, तो आपने देखा होगा घरों में कच्चे घर हैं तो वहां चींटियां जो है अपने अंडों को लेकर, जो एग्स होते हैं उनको लेकर ऊंचे के स्थान पर जाना शुरू करती, छत की ओर मूवमेंट शुरू कर देती है। वो क्या होता है, एक तरीके का इंडिकेटर होता है कि बारिश का सीजन आने वाला है। लेकिन आजकल हम कहां सैटेलाइट युग में जी रहे हैं, नेचर ने बहुत व्यवस्था कर रखी, सैटेलाइट जरूरत ही नहीं है। नेचर में बहुत सारे ऐसे हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, जो बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं आपको इंडिकेट करने के लिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कि कुछ आने वाला है, डिजास्टर आने वाला है। आप उसको इंडिकेट नहीं, आपको सैटेलाइट सिस्टम चाहिए। आपको कोई नेताजी कहेगा तब आप वो करेंगे, या कोई और कहे, पुरोहित कहेगा तब आप मानेंगे, तो ऐसा नहीं है। नेचर ने सब व्यवस्था कर रखी है, पूरा सिस्टम एक बना रखा है आपको इंडिकेट करने के लिए। आपने देखा होगा भूकंप आता है, कोई तूफान आने वाला है, तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो ऊंचे स्थानों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें पराशर तरंगों को, हमारे पास बहुत सारे काम है जो महसूस ही नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या होता है, वो उनको वो इंडिकेट, वो भी इंडिकेटर होते हैं, वो भागना तो पता चल जाता है, या कुत्ते भौंकते रात में वो बताते कुछ होने वाला है, कुछ एक्टिविटी हो रही है। रात में अचानक ऐसा एनिमल या कोई बर्ड्स जो चीख रही, चिल्ला रहा है, तो इंडिकेट करता है कुछ गड़बड़ है, कुछ चेंज हो रहा है, आप जगिए, देखिए, महसूस करिए। लेकिन हम महसूस नहीं करते, तो ये सब क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। फिर सवाना, जंगल का वह एरिया जो पर्टिकुलर इंटरवल ट्री श्रब के बाद जो घास के मैदान पाए जाते हैं, सवाना कहलाते हैं। तो जितना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहां सवाना मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि जंगल का बहुत बड़ा एरिया है, अब पहले तो बहुत सारे ट्रीज मिल रहा है पूरा तरीके से, बीच में अचानक क्या होता है, घास का मैदान मिलता है, फिर ट्री स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो घास का मैदान मिल रहा है इसका सवाना। तो वास्तव में इंडिया में ट्रू सवाना नहीं पाए जाते हैं। फिर हमारा अगला आता है कॉस्मोपॉलिटन।
कॉस्मोपॉलिटन मीन्स होता है विश्वव्यापी, यानी कि जहां जहां लाइफ सर्वाइव वहां वो चीजें पाई जाएंगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट का, ये चीजों का, माइक्रोऑर्गेनिज्म का, उसके लिए टर्म उपयोग करते हैं कॉस्मोपॉलिटन। फिर अगला हमारा टर्म आता है एंडेमिक। एंडेमिक को हिंदी में कहते हैं देसी। किसी पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट बैरियर्स के कारण एक ही एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो स्पीसीज कहलाती है एंडेमिक स्पीसीज। अब जैसे हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज की, तो हम बताते हैं अमेरिका में एक जगह है कैलिफोर्निया, बस सिकोया मेटासिकोया पहाड़ मिलते हैं। तो कैलिफोर्निया क्या है, वैली है, तो उसके अंदर ही वो मेटासिकोया मिलते हैं। आपने बचपन में देखा होगा कि एक मारुति गाड़ी जो है, गाड़ी टैक्सी जो है, पेड़ के बीच में से निकल रही है, तो वो बेसिकली सिकोया और मेटासिकोया आज भी है, लेकिन अमेरिका की केवल कैलिफोर्निया वैली में, इसके बाहर वो नहीं जा पाए क्योंकि उसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ से वैली का काम करते थे। तो देखा जाए वो मेटासिकोया क्या है, वो पर्टिकुलर रीजन का एंडेमिक स्पीसीज है, उसके बाहर नहीं मिलेंगे आपको। फिर हमारा एलोट्रॉपिक्स। एलोट्रॉपिक्स क्या, एलोपेट्रिक स्पीसीज क्या होती हैं, जो सिमिलर रीजन में अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में मिलती हैं, कुछ चेंजेस नहीं होता एलोट्रॉपिक। और सेल्फोट्रॉपिक जो एक निश्चित एरिया में मिलती है, उसके अलावा नहीं मिलती है, इसका सेल्फोट्रॉपिक। फिर आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो आपने देखा होगा कि एक प्लांट कम्युनिटी है, एनिमल कम्युनिटी है, तो निश्चित समय तक रहती है, धीरे धीरे कोई प्लांट पानी होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वहां पर बहुत सारे चेंजेस आना शुरू होंगे। तो देखेंगे पहले वाले जो कम्युनिटी होगी, स्पीसीज होगी, खत्म हो जाएगी, नई स्पीसीज आना शुरू हो जाएगी, कुछ साल वो भी स्पीसीज चली जाएगी, फिर कुछ समय चलते, एक बार चेंजेस होता रहता है, स्टेज बाद चेंजेस होता रहता है, सीक्वेंशियल चेंज होता रहता है, तो इसी कहते हैं प्लांट सक्सेशन। जैसे आप प्लांट सक्सेशन पढ़ेंगे कि किसी नेकेड चट्टान में पहले क्या होता है, लाइकेन ग्रो करता है, लाइकेन 2-3 स्पीसीज ग्रो करती हैं, फिर वहां पर धीरे धीरे वो हैबिट जो होता है ब्राफाइट्स के लिए कन्वर्ट हो जाता है, ब्राफाइट ग्रो करना शुरू कर देते हैं, लाइकेन समाप्त हो जाते हैं, फिर कुछ समय तक ब्राफाइट उगते हैं, मास उगते हैं, फिर टेरिडोफाइट उगते हैं, फिर टेरिडोफाइट समाप्त हो जाते हैं, फिर वहां जिम्नोस्पर्म उगते हैं, फिर वहां पर एंजियोस्पर्म उगते हैं, धीरे धीरे क्लाइमेक्स कंडीशन आ जाती है। तो जो सीक्वेंशियल चेंज हो रहा है प्लांट कम्युनिटी में, एक के बाद एक के बाद एक, यही क्या कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है। प्लांट सक्सेशन भी होता है, कम्युनिटी सक्सेशन भी होता है, अलग अलग तरीके होते हैं, इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन भी कहते हैं। पॉल्यूशन यानी कि एनवायरनमेंट में फिजिकल केमिकल जो चेंजेस होते हैं फैक्टर्स के अंदर, वो क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। जैसे पानी है, अब पानी में कोई गंदी चीज मिला दी जाएगी, तो ऐसे केमिकल मिला दिए जाएंगे जो हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, पॉल्यूटेड हो जाएगा। प्लूम, PLUME, प्लूम बेसिकली क्या है, ऐसा स्मोक जो में दिखाई देता है, चिमनी द्वारा निकलता होगा, वो क्या कहलाता है, प्लूम कहलाता है। और मिक्स गैसें जो चिमनी से निकलती हैं, वो फ्लू कहलाती हैं। और एटमॉस्फेयर क्या है, वो आप देखते हो जो हमारे चारों तरफ वातावरण है, गैसियस ब्रांचेज है, बहुत सारी चीजें हैं, ये कहलाता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो आज हमें लग रहा है कि आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव बताइए, तो इनको आप पढ़िए, दूसरे रिसोर्सेज से पढ़िए। तो अगर ये टर्म आपको आते हैं तो इकोलॉजी की स्टडी जो है आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगी, बहुत ही सिंपल हो जाएगी और बहुत यूजफुल रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन है टर्म इकोलॉजी बहुत आता है, इकोसिस्टम टर्म बहुत आता है, यूज किसने किया है बहुत आता है, मोस्टली कॉम्पिटिशन्स में, मोस्टली टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्टडी करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। ओके, थैंक यू।